चंद्रगहना से लौटती बेर। केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित यह पद्यांश चंद्रगहना से लौटती बेर से लिया गया है और यहाँ पर चंद्रगहना गांव का वर्णन करते हैं और वहाँ से लौटते समय जो फसल है, खेतों में जो चना उगी है, अलसी है, इनका उन्होंने वर्णन किया है। तो इसको आप प्रसंग में लिख सकते हैं, संदर्भ में कवि का नाम और पाठ का नाम। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। देख आया चंद्रगहना, कवि कहते हैं कि मैं तो चंद्रगहना देख करके आ गया हूं और देखता हूं दृश्य। अब मैं नज़ारा देख रहा हूं। किस चीज़ का नज़ारा देख रहे हैं? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कौन बैठा है अकेला? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। वो जब वापस लौट रहे हैं तो खेत की मेड़ पर बैठे अकेले में उन्होंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन कर रहे हैं कि खेत में एक बीते के बराबर, एक बालिस्ते के नाप के बराबर चना का पौधा उगा हुआ है, ठिगना है वो। बांधे मुरेठा शीश पर, जो क्या किया है, अपने सिर पर गुलाबी रंग का पगड़ी वो बांधा हुआ है, ऐसा लग रहा है। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। वो गुलाबी फूल उसकी जो आती है ना चना में, वो जब सजा हुआ है इस तरफ, तो वो ऐसा लग रहा है मानो सिर पर कोई पगड़ी बांधा हुआ है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और उसी के पास में अलसी पतली कमर, देह की पतली, कमर की है लचीली। ऐसा हवा में लग रहा है कि लचीली पतली कमर है ना, पतली बेल है तो ये उगी है। और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर उस पर जो नीले रंग का फूल है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। कह रही है, क्या कह रही है कि जो छुए यह, जो भी इसको छुएगा, दूं हृदय का दान उसको, अपने हृदय को वो न्यौछावर कर देगी, ऐसा वो प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कर रहे हैं और प्राकृतिक दृश्य में हम यहाँ पर देखें तो चना है और अलसी है, उनका मानवीकरण भी किया हुआ है। ऐसा उनको वर्णन किया गया है जैसे कोई मानव हो, तो इसको हम मानवीकरण कहा जाता है। छायावादी कविता है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो और ये मुक्त छंद का भी एक अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप इसको विशेष में लिख सकते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये लिखना होता है। आगे हम देखते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। कवि कहते हैं कि खेत में जो सरसों की फसल तैयार हो गई है उसकी मत पूछो। वो तो अपने आप को ऐसी सयानी मान रही है, ऐसा वयस्क हो गई है, इस तरह से जवान हो गई है कि हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। मानो उसने अपने हाथ पीले कर लिए हों। हाथ पीले करना मतलब सरसों के फूल से जो पीले रंग का फूल फूलता है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो वयस्क हो गई है और अपना वो उसने हाथ पीले कर लिए, शादी हो गई है, विवाह के लिए तैयार है, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, फागुन मास जो है फाग गीत गाता हुआ आ रहा है, आ गया है आज जैसे। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कहते हैं कि मैं देख रहा हूं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग है, प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है, अंचल हिल रहा है इस विजन में, इस निर्जन भूमि में, दूर व्यापारिक नगर से, जो कि व्यापारिक नगरी से जो है बहुत दूर है, जहां पर कोई नहीं रहता उसको विजन बोलते हैं। तो यहाँ पर दूर व्यापारिक नगर में तो शोर शराबा रहता है, लेकिन इस शांत वातावरण में इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ पर उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? व्यापारिक नगर की अपेक्षा प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ उपजाऊ अधिक है मतलब ये जगह उससे काफी बेहतर है। आगे देखें। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नीले तल में जो उगी है घास भूरी। यहां पर कवि गांव के तालाब, वनस्पति और जो पक्षी हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। संदर्भ तो वही रहेगा जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है
कि प्रस्तुत पद्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर से लिया गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और पैरों के तले है एक पोखर। कवि कहते हैं कि किसके पैरों के तले? वही चंद्रगहना के तलहटी में एक तालाब है, उठ रही है इसमें लहरियां, जहां लहर उठ रही है और लहर उठ रही है नील तन में जो उगी है घास भूरी, और वहां पर जो है उठने वाले लहरों के साथ उगी हुई जो घास है वो भी उगी है, वो भी ले रही है, वह भी लहरियां, वो भी लहरा रही है उसके साथ ही साथ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, जल जो है स्वच्छ है और इस स्वच्छ तल में चांदी का खंभा के समान दिखाई दे रहा है। आंखों को है चमकाता, जो कि आंखों को चमका रहा है। तो उसमें ऐसा लगता है लहरी जब होती है तो चंद्रमा की जो आभा उसमें पड़ रही है वो किनारे तक, उसके किनारे के पत्थर को पानी पीते हुए प्रतीत हो रही है। मतलब वहां पर चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, वो जब लहरियां उठती है तो उसकी जो छाया पड़ रही है वो गोल खंभा के समान दिख रही है, और उस गोल खंभे में जो पत्थर लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है, और जो पी रहे हैं चुपचाप पानी, किनारे तक वो लगी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो चुपचाप पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी। उसी जल में अपने पैर को रख करके चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। और वहीं पर जो है एक बगुला जो है ध्यान लगा के खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, जो कि मछली को देखते ही, मछली की आहट पाते ही ध्यान निद्रा त्यागता है। वो ध्यान लगा करके जो है खड़ा रहता है और वो उसको त्याग देता है और चट दबा कर चोंच में, और चट से जो है दबा लेता है, तुरंत जो है नीचे गले के डालता है और वो गले के नीचे उसको निगल लेता है, उसको खा लेता है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा को किस तरह से खंबे के भांति दिखाया गया है, और एक प्रकार का उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये मुक्त छंद की कविता है। ये तो विशेष में आप लिख ही सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से कवि ने पोखरा और उसके ऊपर उड़ते पक्षी और मछली का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि एक काले सिर वाली, एक काले माथे वाली जो चतुर चिड़िया है, वो सफेद पंखों को फैला करके झपाटे मार करके फौरन तुरंत जो है वो टूट पड़ती है, और जो जल के हृदय पर, जो भरे जल के हृदय पर जो तालाब की जो मछली है, एक उजली चटुल मछली, उसको जो है उठा करके जो है उसको पकड़ करके जो है आकाश में उड़ जाती है। चोंच पीली में दबा करके उसकी चोंच पीली चोंच में वो दबा लेती है और दूर उड़ती है गगन में, आसमान में उड़ जाती है। और यहीं से, वही तालाब के पास से ही भूमि ऊंची है, जहां से ऊंची नीची जो समतल भूमि है, जहां ट्रेन की पटरी गई है, ट्रेन गुजरती है और ट्रेन का टाइम नहीं है। कभी जहां पर थे उस समय वहां ट्रेन जाने का तो समय नहीं था, लेकिन ये रेल की पटरी बिछी हुई है, ये जरूर उन्होंने बताया है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मतलब अभी ट्रेन नहीं चल रही है। आगे हम देखते हैं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्वच्छंद होकर घूम रहा हूँ। स्वच्छंद यानी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के घूम रहा हूँ, जाना नहीं है, मुझे कहीं पर जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। अब ये तो बड़ा सहज रूप से इसका वर्णन किया है। चित्रकूट के आसपास की जो प्राकृतिक रूप से जो ऊंची नीची पहाड़ियाँ ये फैली हुई हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ दूर दूर तक जो है इसका विस्तार है, और वहीं पर रीवा के पेड़ मतलब बबूल का पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। जो कांटेदार पौधा होता है उसमें कोई विशेष रूप से सुंदरता नहीं रहती, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, और वहीं पर जो है मीठा मीठा रस टपकाता हुआ सुग्गे का स्वर। उसी बंजर भूमि पर जो पेड़ों पर तोते के टे टे की आवाज़ सुनाई देती है, सुग्गे का स्वर टे 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 सुन पड़ता है,
वन स्थली का हृदय चीरता, और जो वन एक प्रकार से निरोता था, एक प्रकार की शांति थी, उसको भंग कर रहा है। उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्चे प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि मेरा तो मन करता है कि मैं भी इन सारस, मन होता है उड़ जाऊं मैं, कवि का भी मन कर रहा है कि उड़ जाए, किसके साथ? सारस पक्षियों के साथ पंख फैला करके, और हरे भरे जो खेत हैं जहाँ पर जुगल जोड़ी रहती है, उनकी जो जोड़ी रहती है, वहाँ पर जा करके हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। और चुपके से जो है चुपचाप मैं उन दोनों के बीच में जो प्रेम कहानी है चल रही है उसको मैं सुन लूँ, ऐसा मेरा मन करता है। और इस प्रकार से पूरे कविता में कवि ने चंद्रग्रहण से लौटते समय जो प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, और प्राकृतिक दृश्य में जिस तरह से पक्षियों का वर्णन है, जिस तरह से तालाब का वर्णन है, जिस तरह से पूरे प्रकृति का वर्णन है, ये उन्होंने किया हुआ है। आशा है आपको जो है इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से परेशानी है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कविता के अर्थ लेकर।